सपनों का मनोविज्ञान। व्याख्यान 6। आरंभिक परिकल्पनाएं और निर्वचन की विधि। इस प्रकार हमने समझ लिया कि यदि हमें सपनों के बारे में अपनी गवेषणाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें एक नए रास्ते, एक सुनिश्चित विधि से चलना होगा। अब मैं एक सरल सा सुझाव पेश करूंगा। हमें आगे की सारी जांच इस परिकल्पना के आधार पर करनी है कि स्वप्न कायिक घटना नहीं है बल्कि मानसिक घटना है। आप इसका अर्थ जानते हैं, और ऐसी कल्पना करने का औचित्य क्या है? हमारे पास कोई औचित्य नहीं, पर दूसरी ओर हमें इससे रोका भी तो नहीं जा सकता। स्थिति यह है कि यदि स्वप्न कायिक घटना है तो इसका हमसे कुछ वास्ता नहीं। इस परिकल्पना के आधार पर ही हमें इसमें दिलचस्पी हो सकती है कि यह एक मानसिक घटना है। इसलिए यह देखने के लिए कि इस परिकल्पना को सत्य मान लिया जाए तो क्या होता है। हम इसे सत्य मान लेंगे। हमारे कार्य के परिणामों से यह तय होगा कि हम इस परिकल्पना पर कायम रह सकते हैं और इसे उचित रीति से निकाले गए अनुमान के रूप में सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। पर हमारी इस जांच पड़ताल का उद्देश्य ठीक ठीक क्या है, या हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य वही है जो सभी वैज्ञानिक प्रयासों का होता है, अर्थात घटनाओं को समझना, उनमें परस्पर संबंध स्थापित करना और अंत में जहां कहीं संभव हो उन पर अपना अधिकार बढ़ाना। इस प्रकार हम यह मानते हैं, आगे बढ़ते हैं कि स्वप्न एक मानसिक घटना है। उस हालात में वे स्वप्न देखने वाले की कृति और वचन है, पर इस प्रकार की कृति और वचन है जिससे हमें कुछ अर्थ नहीं पता नहीं चलता और जिसे हम समझते नहीं। अब मानकर कि मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ जो आपकी समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हैं? आप मुझसे स्पष्टीकरण करने को कहते हैं, है ना? तो फिर यही बात क्यों ना की जाए? स्वप्न देखने वाले से ही उसके स्वप्न का अर्थ क्यों ना पूछा जाए? आपको याद होगा कि हम पहले भी ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। इस समय हम कुछ गलतियों के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे और हमने बोलने की गलती का उदाहरण लिया था। किसी ने कहा था तब कुछ प्रश्नें रीफिल्ड थी और इस पर हमने पूछा था। नहीं, खुशकिस्मती से पूछने वाले हम नहीं थे बल्कि दूसरे लोग थे जिनका मनोविश्लेषण से कोई वास्ता नहीं था। तो उन्होंने पूछा था कि आपके इस अजीब शब्द प्रयोग का क्या अर्थ है? उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं यह कहना चाहता था कि वह एक फिरदी कारवार है। पर उसने अपने आप को रोका और उन शब्दों की जगह कुछ नए शब्द प्रयोग किए। चीज वहां रिवील्ड थी। मैंने तब आपको बताया था कि यह पूछताछ मनोविश्लेषण संबंधी प्रत्येक जांच पड़ताल का आदर्श या नमूना है। और अब आप जानते हैं कि मनोविश्लेषण की विधि यह यत्न करती है कि जहां तक हो सके, वहां तक उन व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का स्वयं उत्तर देने का मौका दिया जाए जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। अतः स्वप्न देखने वाले को स्वयं अपने स्वप्न का निर्वचन हमारे सामने पेश करना चाहिए। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, स्वप्नों के मामले में यह काम इतना सीधा नहीं है। गलतियों के मामले में यह विधि बहुत सी उदाहरणों में संभव सिद्ध हुई, जहां पूछने पर व्यक्ति ने कुछ भी बताने से इनकार किया और अपने सामने पेश किए गए उत्तर का गुस्से से खंडन भी किया। वहां दूसरी विधियां थीं। स्वप्नों में पहले प्रकार के उदाहरणों का बिल्कुल अभाव है। स्वप्न देखने वाला सदा यह कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह हमारे निर्वचन का खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसके सामने पेश करने के लिए कोई निर्वचन ही नहीं है। तो क्या हम अपनी कोशिश छोड़ देंगे क्योंकि वह कुछ नहीं जानता और हम कुछ नहीं जानते, और तीसरा व्यक्ति तो निश्चित ही कुछ नहीं जान सकता, इसलिए उत्तर मिलने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि आप चाहें तो कोशिश छोड़ दीजिए, पर यदि आपका ऐसा विचार नहीं है तो आप मेरे साथ आगे चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न केवल यह बिल्कुल संभव है बल्कि यह बहुत अधिक संभाव्य है कि स्वप्न देखने वाला वास्तव में अपने स्वप्न का अर्थ जरूर जानता है। हाँ, वह यह नहीं जानता कि वह जानता है, और इसीलिए सोचता है कि वह नहीं जानता। यहाँ पहुंचने पर शायद आप मेरा ध्यान इस बात की ओर खींचेंगे कि मैं फिर एक कल्पना को बीच में ला रहा हूँ। तो इस छोटे से प्रकरण में दूसरी कल्पना है, और ऐसा करने में
मैं अपने इस दावे को बहुत कमजोर कर रहा हूँ कि हमारे पास आगे बढ़ने की एक विश्वसनीय विधि है। पहले यह परिकल्पना करें, मान लें कि स्वप्न मानसिक घटनाएं हैं, और फिर यह परिकल्पना हाइपोथेसिस मान लें कि मनुष्यों के मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वे जानते हैं, पर यह नहीं जानते कि वे इन्हें जानते हैं। और इसी तरह परिकल्पनाएं करते जाइए। आपको इन दोनों परिकल्पनाओं की अपने भीतर भीतरी संभाव्यता का ध्यान रहेगा, और आप इनसे निकाले जाने वाले निष्कर्षों में सारी दिलचस्पी छोड़ बैठेंगे। बात यह है कि मैं आपको किसी भ्रम में डालने के लिए या कोई बात आपसे छिपाने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। सच है कि मैंने यह कहा था कि मैं मनोविश्लेषण पर परिचयात्मक व्याख्यान शीर्षक से कुछ व्याख्यान दूंगा, पर मेरा यह प्रयोजन नहीं था कि मैं आपके सामने चमत्कार भरी बातें पेश करूं और यह जाहिर करूं कि तथ्य कितनी आसानी से एक दूसरे के पीछे जोड़े हुए हैं, और सभी तरह की कठिनाइयों को सावधानी के साथ आपसे छिपाता चलूं, बीच की खाली जगहों को भरता चलूं और संदिग्ध प्रश्नों पर बढ़ा चढ़ाकर बातें करता चलूं, ताकि आप सहूलियत से इस विश्वास का आनंद ले सके कि आपने कोई नई चीज सीख ली है। असल में इस तथ्य के कारण कि आप लोग इस विषय में नए हैं, मुझे यह चिंता है कि मैं अपने विज्ञान का वही रूप आपके सामने रखूं जो असल में है, जिसमें इसकी सब अड़चनें और विषमताएं भी आपके सामने आए और आपको यह भी पता चले कि यह कौन कौन से दावे करता है और इसकी क्या क्या आलोचना की जा सकती है। मैं निसंदेह जानता हूँ कि प्रत्येक विज्ञान में यही बात होती है, और विशेष रूप से शुरू में इसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं यह भी जानता हूँ कि दूसरे विज्ञान पढ़ाते हुए नए सीखने वाले से शुरू में इन कठिनाइयों और कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की जाती है, पर मनोविश्लेषण में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने वास्तव में दो परिकल्पनाएं रखी, जिनमें से एक दूसरी के भीतर है और जिन्हें यह सब काम बहुत मेहनत या बहुत अनिश्चित मालूम होता है, या जिन्हें अधिक निश्चितता की या अधिक साफ निष्कर्षों की आदत पड़ी हुई है, उन्हें मेरे साथ आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि वे मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें उतने यथार्थ और निश्चित मार्गों पर चलने का मौका नहीं मिलेगा जिन पर चलने को वे तैयार हैं। और फिर किसी भी ऐसे विज्ञान के लिए जो ज्ञान में कोई वास्तविक अभिवृद्धि कर सकता है, अपने अनुयायी हासिल करने की कोशिश करना और अपना प्रचार करने की कोशिश करना बिल्कुल गैर जरूरी है। इसका स्वागत इसके परिणामों के आधार पर होना चाहिए, और जब तक दुनिया इसके परिणामों की ओर ध्यान देने को मजबूर नहीं होती, तब तक यह तसल्ली से प्रतीक्षा कर सकता है। आरंभिक परिकल्पनाएं और निर्वचन की विधि पर आप में से जो लोग इस तरह रुकने वाले नहीं हैं, उन्हें मैं यह चेतावनी पहले ही दे देना चाहता हूँ कि मेरी दोनों परिकल्पनाओं का बराबर महत्व नहीं है। पहली परिकल्पना की स्वप्न मानसिक घटनाएं को हम अपनी गवेषणा के परिणामों से सिद्ध कर देने की आशा करते हैं। दूसरी परिकल्पना एक और क्षेत्र में पहले ही सिद्ध की जा चुकी है, और मैंने इतना ही किया है कि उसे अपनी समस्याओं पर लागू कर लिया है। यह परिकल्पना कि मनुष्य में ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसके बारे में वह यह ना जानता हो कि उसमें है, कहा और किस प्रसंग में सिद्ध की गई है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा विलक्षण और आश्चर्यजनक तथ्य होगा जो मानसिक जीवन की हमारी अवधारणा को बदल देगा और जिसके कारण छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रसंगत यह कहा जा सकता है कि यह ऐसा तथ्य है जो अपनी निरूपण में ही असत्य है, पर फिर भी अक्षरशः सत्य होना चाहता है। यह एक विरोधाभास है, पर छिपाने की यहाँ कोई कोशिश नहीं है। लोग इसे नहीं जानते या इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, तो इसमें इस तथ्य का उतना ही दोष है जितना कि हमारा, क्योंकि इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ऐसे लोगों ने फैसले दे रखे हैं जिन्होंने कभी एक भी प्रेक्षण या परीक्षण नहीं किया, जबकि प्रेक्षण और परीक्षण ही वास्तव में किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। जिस प्रमाण की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह सम्मोहन संबंधी या हिप्नोटिक घटनाओं के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था।
1889 में नांसी में रीबोल्ट और बर्नहीम द्वारा किए गए विशेष रूप से प्रभावोत्पादक प्रदर्शनों में मैं उपस्थित था और वहां मैंने निम्नलिखित परीक्षण देखा। एक आदमी को निद्रावस्था में लाया गया और उसके बाद उसे सब तरह के मति भ्रमों के अनुभवों में से ले जाया गया। जगाए जाने पर पहले तो ऐसा मालूम हुआ कि सम्मोहन की नींद में जो कुछ हुआ था उसका उसे कुछ पता ही नहीं था। तब बर्नहीम ने उससे सीधे शब्दों में कहा, तुम्हारे सम्मोहित अवस्था में होने पर जो कुछ हुआ था वह बताओ। उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आता, परंतु बर्नहीम ने इस बात पर जोर दिया, उसे आग्रह किया कि उसे विश्वास दिलाया कि वह अवश्य जानता है और उसे अवश्य याद होगा। और तमाशा देखिए, वह आदमी सकुचाया, सोचने लगा और फिर जो घटनाएं उसके मन में आदेशित की गई थी, सजेस्ट की गई थी, उनमें से पहली धुंधले रूप में उसे याद आ गई। उसके बाद कई और बात याद आ गई और धीरे धीरे उसकी स्मृति अधिकाधिक स्पष्ट और पूर्ण होती गई और अंत में उसने सारी बातें बता दी, एक भी बात नहीं छोड़ी। बीच में उसे कहीं से कुछ पता नहीं चला था, लेकिन आखिरकार उसे सब कुछ अपने आप ही याद आ गया था। इसलिए हमारा यह निष्कर्ष निकालना उचित ही है कि ये याद की हुई बातें शुरू से उसके मन में थी। सिर्फ इतना था कि वह उनके पास तक पहुंच नहीं सकता था। वह नहीं जानता था कि वह उन्हें जानता है और मानता है कि वह नहीं जानता। सच तो यह है कि उसकी अवस्था ठीक वैसी ही थी जैसे कि हम स्वप्न देखने वाले व्यक्ति की मानते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि यह तथ्य पहले ही सिद्ध हो चुका है और आप मुझसे पूछेंगे, आपने इस प्रमाण की चर्चा पहले ही क्यों नहीं की जब हम गलतियों पर विचार कर रहे थे और बोलने की गलती करने वाले एक आदमी के बोलने के पीछे ऐसे आशय बता रहे थे जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता था और उनका वह निषेध करता था। यदि कोई आदमी यह मान सकता है कि उसे ऐसे अनुभवों का कोई ज्ञान नहीं है जिनका स्मरण उसमें अवश्य है, तो यह बात असंभाव्य नहीं रखती कि उसके अंदर ऐसे और भी मानसिक प्रक्रम चल रहे हों जिनके बारे में कुछ नहीं जानता। इस शरीर में निश्चित ही हम पर प्रभाव पड़ता है और हम गलतियों को अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं। सच है कि मैं इस प्रमाण को तब पेश कर सकता था, पर मैंने इसे बाद के ऐसे मौकों के लिए छोड़ रखा था जब इसकी ज्यादा जरूरत होगी। कुछ गलतियों ने स्वयं अपनी व्याख्या कर दी और कुछ ने हमें यह सुझाया कि इन घटनाओं के संबंध को समझने के लिए यह अच्छा होगा कि ऐसे मानसिक प्रक्रमों का अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाए जिनसे वह व्यक्ति बिल्कुल भी अपरिचित है। स्वप्नों की व्याख्या में हमें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है। इसके अलावा मुझे भरोसा है कि इस प्रसंग में आप सम्मोहन के क्षेत्र के प्रमाण को अधिक आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। हम जिन अवस्थाओं में ये गलतियां करते हैं वे आपको सामान्य प्रतीत होंगे और इसलिए उनका सम्मोहन की अवस्था से कोई सादृश्य नहीं प्रतीत होता। दूसरी ओर सम्मोहन की अवस्था और नींद में स्पष्ट संबंध है। नींद स्वप्न देखने के लिए बिल्कुल जरूरी अवस्था है। सम्मोहन को तो कृत्रिम नींद ही कहा जाता है। कृत्रिम नींद, जिन लोगों को हम सम्मोहित करते हैं उनसे कहते हैं सो जाओ, और उन्हें जो आदेश दिए जाते हैं उनकी तुलना स्वाभाविक नींद के स्वप्नों से की जा सकती है। दोनों अवस्थाओं में मानसिक स्थिति वास्तव में एक जैसी होती है। स्वाभाविक नींद में हम सारी बाहरी दुनिया से अपनी दिलचस्पी हटा लेते हैं। यही बात सम्मोहन निद्रा में होती है, पर इसमें हमारा उस व्यक्ति से मेल या अनुरूप बना रहता है जिसने हमें सम्मोहित किया। फिर तथाकथित नर्स की नींद, जिसमें नर्स का बालक से मेल या अनुरूप बना रहता है और वह ही उसे जगा सकता है। सम्मोहन निद्रा का एक सामान्य समरूप है, इसलिए सम्मोहन की एक अवस्था को स्वाभाविक नींद पर लागू कर लेना कोई बड़ी बात नहीं लगती। यह परिकल्पना की स्वप्न देखने वाले को अपने स्वप्न के बारे में ज्ञान होता है, परंतु वह उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाता और इसलिए वह स्वयं यह विश्वास नहीं करता कि उसे वह ज्ञान है, कोई निराधार कपोल कल्पना नहीं है। इस सिलसिले में हम यह भी देखते हैं कि इस तरह हमारे लिए स्वप्नों पर विचार करने का तीसरा रास्ता खुल जाता है।
हम उस पर नींद के विधातक उद्दीपकों के रास्ते से, दिवा स्वप्नों के रास्ते से और अब सम्मोहन में आदेशित स्वप्नों के रास्ते से विचार कर सकते हैं। शायद अब हम अधिक विश्वास के साथ अपने विषय पर आगे विचार कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यह बहुत संभाव्य है कि स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न के बारे में कुछ जानता है। समस्या यह है कि उसे वह ज्ञान कैसे याद कराया जाए और उसे कैसे वह ज्ञान हमें देने के लिए समर्थ किया जाए। हम यह आशा नहीं करते कि वह तुरंत अपने स्वप्न का आशय बता देगा, पर हम यह अवश्य समझते हैं कि वह खोज सकेगा कि उसका स्रोत क्या है, विचारों और दिलचस्पियों के किस दायरे से वह आया है। गलतियों के प्रसंग में आपको याद होगा कि उस आदमी से पूछा गया कि उससे बोलने में विफिड गलती कैसे हुई और उसकी पहली ही बात से उसकी व्याख्या होगी। स्वप्नों में हम जो विधि अपनाते हैं वह बहुत सरल है और इसी उदाहरण के नमूने पर है। यहाँ भी हम स्वप्न देखने वाले से पूछेंगे उसे यह स्वप्न कैसे आया। उसके अगले शब्दों को इस अवस्था में भी असली कारण बताने वाला मानना चाहिए। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यह समझता है कि इस बारे में वह कुछ जानता है या नहीं जानता, और हम दोनों अवस्थाओं पर एक ही तरह विचार करते हैं। यह विधि निश्चित रूप से बड़ी सीधी है, तो भी मुझे डर है कि यह आपके अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध पैदा करेगी। आप कहेंगे एक और तीसरी परिकल्पना उस पर सबसे अधिक संभाव्य, असंभाव्य। जब मैं स्वप्न देखने वाले से यह पूछता हूँ कि स्वप्न के बारे में आपके मन में क्या विचार आते, तब क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उसके सबसे पहले साहचर्य अर्थात मन की बात से ही अभीष्ट व्याख्या हो जाएगी? पर यह भी तो हो सकता है कि उसके मन में कोई साहचर्य ही ना हो। यह ईश्वर ही जानता है कि वह साहचर्य क्या हो सकता है। हम यह नहीं समझ सकते कि ऐसी आशा किस आधार पर की जाती है। असल में इससे भाग्य में बहुत अधिक विश्वास ध्वनित होता है, और वह भी ऐसी जगह जहां आलोचना की क्षमता का अधिक प्रयोग करने से मामला अधिक अच्छी तरह सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा स्वप्न किसी अकेली जीव की गलती जैसी चीज नहीं है, वह बहुत से अवयवों का बना हुआ होता है। ऐसी अवस्था में हम किस साहचर्य पर भरोसा करें? सारे अनावश्यक अंशों में आपकी बात सही है। यह सच है कि बोलने की गलती और स्वप्न में कई भेद हैं, जिनमें से यह एक है कि स्वप्न बहुत से अवयवों से बना हुआ होता है। हमें अपनी विधि में उसका ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं यह सुझाव रखता हूँ कि हम स्वप्न को उसके अनेक अवयवों में बांट दें और प्रत्येक अवयव पर अलग अलग विचार करें। तब इसका और बोलने की गलती का फिर सादृश्य स्थापित हो जाएगा। आपका यह कहना भी सही है कि स्वप्न के एक एक अवयव के बारे में पूछने पर स्वप्न देखने वाला यह जवाब दे सकता है कि उसे उनके बारे में कुछ ध्यान नहीं। कुछ उदाहरणों में हम यह उत्तर स्वीकार कर लेते हैं, और मैं आगे चलकर आपको यह बताऊंगा कि वे कौन से उदाहरण हैं। विचित्र बात यह है कि ये उदाहरण वे हैं जिनके बारे में हमारे अपने शायद कुछ सुनिश्चित विचार हैं, परंतु साधारणतया जब स्वप्न देखने वाला यह कहता है कि उसका कोई विचार नहीं है, तब हम उसकी बात का विरोध करेंगे। जवाब देने के लिए उस पर जोर डालेंगे, तब हम उसकी बात का विरोध करेंगे। उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि उसके मन में अवश्य कुछ विचार हैं, और हम देखेंगे हम सही कहते थे। वह कोई ना कोई साहचर्य पेश करेगा। वह क्या है, इससे हमें विशेष मतलब नहीं। रूप से वह हमें ऐसी जानकारी देगा जिसे हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। वह कहेगा यह कुछ वैसी बात है जैसी कल हुई थी, जैसा कि ऊपर बताए गए दो भावहीन स्वप्नों के उदाहरण में था। या इससे मुझे किसी ऐसी चीज का ध्यान आता है जो हाल में ही हुई थी। और इस तरह हम यह देखेंगे कि अधिकतर स्वप्नों का संबंध उन प्रभावों से है जो एक दिन पहले के हैं। अंत में स्वप्न में शुरू करके वह उन घटनाओं को दोहराएगा जो कुछ और पहले हुई थी, और अंत में ऐसी घटनाएं भी बताएगा जो बहुत पहले की हैं। परंतु मुख्य प्रश्न के बारे में आपका विचार गलत है जब आप यह समझते हैं कि यह मनमानी कल्पना है कि स्वप्न देखने वाले का पहला साहचर्य हमें वही बात प्रकट कर देगा जिसकी हम तलाश में हैं, या कम से कम हम उसकी ओर हमें उसकी ओर ले जाएगा। साथ ही यह कल्पना भी कि अधिक संभवतः साहचर्य बिल्कुल मनमाना होगा और उसका उस चीज से कोई संबंध नहीं होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और यदि मैं किसी और बात की आशा करता हूँ
इससे भाग्य में मेरा अंधविश्वास ही अधिक होता है, तो आप बहुत भारी गलती करते हैं। मैं पहले ही यह संकेत कर चुका हूँ कि मन की स्वतंत्रता और चुनाव क्षमता का गहरा जमा हुआ विश्वास आपके मन में मौजूद है। मैं यह भी कह चुका हूँ कि यह विश्वास बिल्कुल अवैज्ञानिक है और उसे नियतिवाद के, जो मानसिक जीवन को भी शासित करता है, दावों के सामने मैदान छोड़ना ही पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि इस तथ्य की कुछ तो इज्जत कीजिए कि जब स्वप्न देखने वाले से पूछा जाता है तब उसके मन में एक वही साहचर्य आता है और कोई नहीं आता। मैं एक विश्वास के विरोध में दूसरे विश्वास की स्थापना भी नहीं कर रहा हूँ। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इस प्रकार बताया गया साहचर्य उसकी मर्जी का मामला नहीं है, वह अनियत नहीं है और वह उससे असंबंधित भी नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। असल में मुझे हाल में ही पता चला है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं इसे कोई खास महत्व देता हूँ कि स्वयं प्रायोगिक मनोविज्ञान ने भी ऐसे ही प्रमाण पेश किए हैं। यह मामला महत्वपूर्ण होने के कारण मैं आपसे इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहता हूँ। जब मैं किसी आदमी से यह पूछता हूँ कि स्वप्न के अमुक अवयव के बारे में उसके मन में क्या बात आती है, तब मैं यह आशा करता हूँ कि वह मुक्त साहचर्य के प्रक्रम में अपने आप को शिथिल छोड़ दे, और यह तब होता है जब वह मूल आरंभिक विचार अपने मन में रखता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह चीज अनुचिंतन या निधिध्यासन में बिल्कुल भिन्न है, बल्कि वह तो इसमें हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बिना किसी मुश्किल के ऐसी अवस्था बना लेते हैं, पर कुछ लोग तब ऐसा करने की कोशिश करते हैं जब उनमें एक अविश्वसनीय अरुचि दिखाई देती है। जो साहचर्य उस समय दिखाई देता है जब मैं किसी खास उद्दीपन बिंब या उद्दीपन विचार के बिना काम चलाता हूँ और अपने अभीष्ट साहचर्य के आकार प्रकार का शायद वर्णन मात्र कर देता हूँ, तब साहचर्य में और भी अधिक स्वतंत्रता होती है। उदाहरण के लिए किसी आदमी से कहो कि वह कोई व्यक्तिवाचक नाम या कोई संख्या सोचे। आप कहेंगे इस तरह का साहचर्य हमारी विधि में प्रयुक्त साहचर्य की अपेक्षा अपनी पसंदगी की ओर के और भी अधिक अनुकूल होगा और इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकेगा। तो भी अब सिद्ध किया जा सकता है कि यह मन की महत्वपूर्ण भीतरी अभिव्यक्तियों के ही ठीक ठीक अनुसार होगा। ये अभिव्यक्तियां क्रियाशील होने के समय हमारे लिए उतनी ही अज्ञात हैं जितनी अज्ञात गलतियां पैदा करने वाली विधातक प्रवृत्तियां, और वे प्रवृत्तियां वही हैं जो संयोगवश उत्पन्न कहलाने वाली क्रियाएं पैदा करती हैं। मैंने और मेरे बाद अनेक व्यक्तियों ने बिना किसी विचार के पुकारे गए नामों और संख्याओं की परीक्षा की है। इनमें से कुछ परीक्षण प्रकाशित हुए हैं। उनकी विधि यह है, जो नाम आधा है उसमें साहचर्यों या संबंधों की एक श्रृंखला उद्बुद्ध हो जाती है, और अब ये साहचर्य जैसा कि आप देखते हैं सर्वथा मुक्त या स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ठीक उतनी दूर तक जोड़े रहते हैं जितनी दूर तक साहचर्य स्वप्न के विभिन्न अवयवों से जोड़े रहते हैं। तब यह साहचर्य श्रृंखला तब तक कायम रखी जाती है जब तक आवेग से उत्पन्न विचार समाप्त न हो जाए, पर तब तक आप किसी नाम के साथ होने वाले मुक्त साहचर्य के प्रेरक कारणों कारण और सार्थकता को स्पष्ट कर चुके होंगे। इन परीक्षाओं से बार बार वही परिणाम आता है। वे जो सूचना देते हैं उसमें प्रायः बहुत सारी सामग्री होती है और इनमें इनके विभिन्न रूपों पर विचार करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। संख्याओं के स्वतः पैदा होने वाले साहचर्य शायद सबसे अधिक स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। वे एक दूसरे के बाद इतनी तेजी से आते हैं और एक छिपे हुए ध्येय की ओर इतनी आश्चर्यजनक निश्चितता से चलते हैं कि आदमी सचमुच हक्का बक्का रह जाता है। मैं आपको इस तरह के नाम विशेषण का सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बहुत सारी सामग्री के झगड़े में नहीं पड़ना पड़ता। एक बार मैं एक नौजवान का इलाज कर रहा था, तब मैंने इस विषय पर बलपूर्वक यह कहा कि यद्यपि ऐसे मामलों में हमें पसंदगी का चुनाव की स्वतंत्रता दिखाई देती है, तो भी तथ्यतः हम कोई ऐसा नाम नहीं सोच सकते जिसके बारे में यह सिद्ध न किया जा सकता हो कि वह परीक्षाओं के पात्र व्यक्ति की तात्कालिक परिस्थितियों, उसकी विलक्षणताओं और उसकी उस क्षण की स्थिति से प्रायः निर्धारित है। उन मानसिक और बाहरी
वह परिस्थितियों में यही नाम आना निश्चित है। उसे इस बात में संदेह था, इसलिए मैंने कहा तुम अभी स्वयं यह परीक्षण करो। मैं जानता था कि स्त्रियों और लड़कियों के साथ वह अनेक प्रकार से संबंध रखता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरे ख्याल में यदि आप अपने मन में किसी स्त्री का नाम सोचेंगे तो आपको चुनाव करने के लिए बहुत सारे नाम मिल सकेंगे। उसने स्वीकार किया। मुझे और शायद स्वयं उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसने स्त्रियों के नामों की झड़ी नहीं लगाई, बल्कि कुछ देर चुप रहा और उसके बाद उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक ही नाम आया, वो है अल्वाइन। कैसी अजीब बात है, इस नाम से आप किस तरह संबंध है? आप कितनी अल्वाइनों को जानते हैं? विचित्र बात थी कि अल्वाइन नाम वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानता था और उस नाम से उसे कोई साहचर्य या संबंध नहीं ज्ञात होता था। आप यह परिणाम निकालेंगे कि विश्लेषण विफल रहा, पर नहीं, यह पहले ही पूरा हो चुका है और किसी अन्य साहचर्य की आवश्यकता नहीं रह गई है। वह आदमी असाधारण रूप से गोरा और सुंदर था और विश्लेषण में उससे बातचीत करते हुए मैंने हंसी में उसे अल्बिनो महाश्वेत कहा था। इसके अलावा हम उसके स्वभाव में इस तरह तत्व खोजने में लगे हुए थे। इस प्रकार यह स्त्री अल्बिनो वह स्वयं ही था। उस समय यही स्त्री उसकी सबसे अधिक दिलचस्पी का विषय थी। इसी प्रकार किसी आदमी के मन में एकाएक जो गाने की तर्जें आ जाती हैं, उनके विषय में यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी विचार श्रृंखला के कारण जो किसी अज्ञात कारण से उस समय उसके मन में बिना उसके जानते हुए चल रही होती हैं, वही तर्जें आनी अनिवार्य थी। यह प्रदर्शित करना आसान है कि तर्ज के साथ संबंध या तो गीत के शब्दों के कारण होता है या उसे पैदा करने वाले स्रोत के कारण। और इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि यह बात उन वस्तुतः संगीत प्रेमी लोगों के बारे में मैं ठीक नहीं मानता जिनके बारे में मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं है। उनकी चेतना में धुनों के एकाएक आने का कारण उनका संगीतात्मक महत्व हो सकता है। निश्चित रूप से पहली अवस्था अधिक आम होती है। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ जिसके मन में कुछ समय से हेलेन ऑफ ट्रॉय की पेरिस के गीत की धुन, मानता हूँ कि वह मोहक थी कि घूम रही थी। अंत में विश्लेषण में उसका ध्यान इस तरफ की ओर तथ्य की ओर खींचा गया कि उस समय उसकी दिलचस्पी में कोई ईरा और कोई हेलेन प्रतिद्वंदिता कर रही थी। तो यदि बिल्कुल मुक्त या स्वतंत्र रूप से पैदा होने वाले साहचर्य भी इस प्रकार नियत या निर्धारित होते हैं और किसी सुनिश्चित सिलसिले में बंधे होते हैं, तो हमारा यह नतीजा निकालना निश्चित रूप से उचित है कि एक ही उद्दीपन बिंब से जोड़े हुए साहचर्य भी उतने ही निश्चित रूप से नियत होंगे। जहाँ से यह तथ्य पता चलता है कि वे केवल उस उद्दीपन बिंब से ही जोड़े हुए होते हैं जो हमने उनके सामने रखा है, बल्कि वे प्रबल भावना युक्त विचारों और अभिरुचियों के दायरों पर निर्भर भी हैं। इन दायरों को हम ग्रंथियां कहते हैं और इस समय इन दायरों अर्थात अचेतन व्यापारों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस प्रकार जोड़े हुए साहचर्यों पर बड़े शिक्षापद परीक्षण किए गए हैं। उन्होंने मनोविश्लेषण के इतिहास पर बड़ा उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। बुंड के विचार संप्रदाय वालों ने तथा कथित साहचर्य परीक्षणों को जन्म दिया है, जिसमें परीक्षण के आश्रयभूत व्यक्ति से यह कहा जाता है कि वह दिए हुए उद्दीपन शब्द का जल्दी से जल्दी जो भी प्रतिक्रिया शब्द उसके मन में आए उससे उत्तर दें। तब निम्नलिखित बातें नोट करनी चाहिए। उद्दीपन शब्द के कथन और प्रतिक्रिया शब्द के कथन के बीच कितना समय बीता, प्रतिक्रिया शब्द की प्रकृति और यही परीक्षण बाद में दोहराने पर उसमें दिखलाई पड़ी कोई भूल इत्यादि। ध्रुव और युग के नेतृत्व में जूश संप्रदाय साहचर्य परीक्षण की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या पर पहुंचने के लिए परीक्षण के अधीन व्यक्ति से यह कहता था कि जो साहचर्य उसे जरा भी विशेषता युक्त मालूम हो उन पर वह रोशनी डाले, अर्थात यह बाद के साहचर्यों से प्रतिक्रियाओं की व्याख्या पर पहुंचता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि ये असामान्य प्रतिक्रियाएं पूरी तरह उस व्यक्ति की ग्रंथियों अर्थात भावना ग्रंथियों के अनुसार ही होती थी। इस खोज द्वारा ब्रूअर और युग ने प्रायोगिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के बीच पहला संबंध स्थापित किया था। यह सुन लेने के बाद आप यह कह सकते हैं, हम मानते हैं कि मुक्त या स्वतंत्र साहचर्य नियत होते हैं और वे पसंदगी
यह चुनाव का विषय नहीं है, जैसा कि हमने पहले समझा था। और हम यह बात स्वप्न अवयवों के साहचर्यों के बारे में ही स्वीकार करते हैं, पर हम इस चीज के बारे में परेशान नहीं है। आप कहते हैं कि स्वप्न के प्रत्येक अवयव का साहचर्य इस विशेष अवयव की किसी मानसिक पृष्ठभूमि द्वारा नियत किया हुआ है, और उस पृष्ठभूमि के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। स्वभावतः हम यह आशा करते हैं कि यह सिद्ध किया जा सकेगा कि स्वप्न अवयव या साहचर्य स्वप्न देखने वाले की किसी भाव ग्रंथि के अनुसार नियत है, पर उससे हमें क्या लाभ? उससे हमें स्वप्न को समझने में कोई मदद नहीं मिलती। इससे हमें इन तथाकथित भाव ग्रंथियों की अवश्य कुछ जानकारी हो जाती है, जैसे साहचर्य परीक्षाओं से हुई, पर इनका स्वप्न से क्या वास्ता? आपका कहना सही है, पर आप एक महत्वपूर्ण बात पर नजर नहीं डाल रहे हैं। यह वही बात है जिसके कारण मैंने इस बातचीत को साहचर्य परीक्षाओं से शुरू नहीं किया। इस परीक्षाओं में उद्दीपन शब्द, जो प्रतिक्रिया को नियत करने वाली एकमात्र बात है, हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और प्रतिक्रिया इस उद्दीपन शब्द तथा परीक्षित व्यक्ति में उद्बोधित भाव ग्रंथि के बीच में रहती है। स्वप्न में उद्दीपन शब्द के स्थान पर स्वप्न देखने वाले के मानसिक जीवन से अज्ञात स्रोतों में से उत्पन्न हुई वस्तु आ जाती है, और इसलिए बहुत संभव है कि वह अपने आप में किसी भाव ग्रंथि से उत्पन्न वस्तु हो। इसलिए यह कल्पना करना बिल्कुल निराधार नहीं है कि स्वप्न के अवयवों से संबंधित अन्य साहचर्य उस भाव ग्रंथि के अलावा और किसी द्वारा नियत नहीं किए जा सकते, जिससे वह विशेष अवयव स्वयं पैदा हुआ है, और उन अवयवों से उस भाव ग्रंथि की खोज की जा सकती है। एक और उदाहरण लीजिए, जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि स्वप्नों के उदाहरणों में तथ्यों से हमारी आशाओं की पुष्टि होती है। स्वप्न विश्लेषण में जो कुछ होता है उसका सचमुच बड़ा उत्तम प्रतिरूप है। व्यक्तिवाचक नामों को भूलना अंतर इतना है कि व्यक्तिवाचक नामों को भूलने में सिर्फ एक ही व्यक्ति से संबंध होता है, जबकि स्वप्नों का अर्थ लगाने में दो व्यक्ति होते हैं। जब मैं कुछ समय के लिए कोई नाम भूल जाता हूँ, तब भी मुझे यह निश्चय होता है कि मैं इसे जानता हूँ। बर्नहीम के परीक्षण के बाद अब हम स्वप्न देखने वाले के मामले में भी उतने ही निश्चित हो जाते हैं। जो नाम मैं भूल गया हूँ, पर असल में जानता हूँ कि वह मेरी पकड़ में नहीं आता। अनुभव से मुझे जल्दी ही पता चल जाता है कि मैं इसके बारे में कितना ही और कितने ही प्रयत्न से सोचूं, पर कोई लाभ नहीं। परंतु मैं भूले हुए नाम के स्थान पर कोई और या अनेक अन्य नाम सदा सोच सकता हूँ। तब जब कोई ऐसा स्थानापन्न नाम आप मेरे मन में आता है, तभी इस चीज और व्यस्त स्वप्न विश्लेषण की स्थिति के बीच समानता स्पष्ट होती है। जो चीज मैं वास्तव में तलाश कर रहा हूँ वह स्वप्न अवयव भी नहीं है, वह किसी और चीज की, उस यथार्थ चीज की जिसे मैं नहीं जानता, जिसे मैं स्वप्न विश्लेषण द्वारा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, स्थानापन्न मात्र है। फिर यह अंतर है कि जब मैं कोई नाम भूल जाता हूँ, तब बिल्कुल अच्छी तरह यह जानता हूँ कि स्थानापन्न नाम सही नाम नहीं है, जबकि स्वप्न अवयव में इस रूप पर पहुंचने में हमें लंबी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो ऐसा भी एक तरीका है जिससे कोई नाम भूल जाने पर हम उसके स्थानापन्न से शुरू करके उस पदार्थ वस्तु पर पहुंच सकते हैं जो उस समय हमारी चेतना की पकड़ में नहीं आ रही थी। अर्थात हम भूले हुए नाम का पता लगा सकते हैं। यदि मैं इन स्थानापन्न नामों की ओर ध्यान दूं और साहचर्य अपने मन में आने दूं, तो थोड़ी या बहुत देर में मैं भूले हुए नाम पर पहुंच जाता हूं। और ऐसा करते हुए मैं देखता हूं कि मैंने जो स्थानापन्न आपसे पेश किए हैं उनका भूले हुए नाम से सुनिश्चित संबंध था, और उस भूले हुए नाम ने ही ये स्थानापन्न नियत या निश्चित किए थे। मैं आपको इस तरह के विश्लेषण का एक उदाहरण दूंगा। एक दिन मैंने यह देखा कि मुझे रिविएरा पर बसे हुए उस छोटे से देश का नाम याद नहीं आ रहा था जिसकी राजधानी मॉन्टे कार्लो है। मैं बड़ा परेशान हुआ, पर उपाय क्या था? मैंने उस देश के विषय में अपनी सारी जानकारी में गोता लगाया। मैंने रूसी घराने के प्रिंस अल्बर्ट की, उसके विवाहों की और गहरे समुद्र की खोज में उसकी विशेष दिलचस्पी, यहाँ तक कि जो कुछ मेरे दिमाग में आ सका उस सब की बात सोची, पर सब बेकार था। अब मैंने सोचने की कोशिश करना छोड़ दिया, और जो नाम मैं सोच रहा था उसके बजाय मैंने स्थानापन्न नाम अपने मन में आने दिए। वे जल्दी जल्दी
आते गए, स्वयं मॉन्ट कार्लो, फिर पीडमोंट, अल्बानिया, मोंटीवीडियो, पोरिको। सबसे पहले अल्बानिया की ओर मेरा ध्यान गया, फिर तुरंत उसके बाद मोंटीनीग्रो आ गया। संभवतः इसका कारण काले और सफेद का वैषम्य था। तब मैंने देखा स्थानापन्न नामों में से 4 में एक ही अक्षर मौन है और मुझे तुरंत भूला हुआ नाम याद आ गया और मैं चिल्ला पड़ा, मोनाको। आप देख रहे हैं कि स्थानापन्नों का जन्म वास्तव में उस भूले नाम से ही हुआ था। पहले 4 शब्द उसके पहले अक्षर से बने थे और अंतिम शब्द में अक्षरों का क्रम था और पूरा का पूरा अंतिम अक्षर प्रसंगत। यह भी बता दूं कि मुझे बड़ी आसानी से यह समझ में आ गया कि मैं वह नाम क्यों भूला था। मोनाको म्यूनिख का इटालियन नाम है और उस नगर के साथ संबंधित कुछ विचारों ने ही निरोधक का कार्य किया था। यह बहुत सुंदर उदाहरण है और बहुत सादा और सरल है, और उदाहरणों में आपको स्थानापन्न नाम के साहचर्यों की अधिक लंबी श्रेणी लेनी पड़ सकती है और तब स्वप्न विश्लेषण से इसका सादृश्य स्पष्ट हो जाएगा। मुझे इस तरह के भी कुछ अनुभव हो चुके हैं। एक बार एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे अपने साथ इटालियन शराब पीने के लिए कहा और शराब घर में पहुंचने पर उसने देखा कि वह जिस शराब की बड़ी सुखद स्मृतियों के साथ उसका ऑर्डर देने चाहता था, उसका नाम वह भूल गया। उसके मन में कुछ असदृश स्थानापन्न नाम आए और इनसे मैं यह अनुमान लगा सका कि हेडविग नामक किसी व्यक्ति के विचार ने उसे शराब का नाम भुला दिया। अब उसने मुझे न केवल यह ही बताया कि जब उसने पहली बार वह शराब चखी थी तब हेडविग नाम का व्यक्ति उसके साथ था, बल्कि इस ज्ञान ने उसे अपना अभीष्ट नाम भी फिर याद दिला दिया। अब वह विवाह करके सुख से रह रहा था। हेडविग उसके पुराने दिनों से संबंध रखता था, जिन्हें अब वह याद नहीं करना चाहता था। जो बात भूले हुए नामों के बारे में संभव है, वह सपनों के अर्थ लगाने में भी संभव नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न से शुरू करके हमें साहचर्यों की श्रृंखला द्वारा अपनी खोज के पदार्थ उद्देश्य पर भी पहुंच सकना चाहिए, और भूले हुए नामों में जो कुछ हुआ उसी को युक्ति बनाकर आगे बढ़े तो हम यह मान सकते हैं कि स्वप्न अवयवों के साहचर्य सिर्फ उस अवयव द्वारा ही नियत नहीं होते, बल्कि उस यथार्थ विचार द्वारा भी नियत होते हैं जो चेतना में नहीं है। यदि हम यह कर सकते तो अपनी विधि का औचित्य सिद्ध करने की दिशा में कुछ आगे बढ़ गए होते। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।